Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the second part of blood transfusion. This is our second class about the blood transfusion. Let's start now. जैसा कि पहले हम देखते हैं रिकैप का मतलब है कि हम पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कैसे है, क्या सी मतलब किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, वो सारा हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ ब्लड कंपोनेंट कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि PRBC है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, और ल्यूकोसाइड्स है। इन सब के बारे में हमने स्टडी किया, कौन सा कितने टाइम में इन्फ्यूज़ करना होता है, कैसे वो कैसे वो किया जाता है, इन्फ्यूज़ किया जाता है, कितने टाइम में उसे इन्फ्यूज़ करना है, कैसे कब उसको ब्लड बैंक से रिलीज़ करवाना है, वो सारा हमने प्रीवियस क्लास में देखा। नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन के हमने टाइप देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था ऑटोलोगस डोनेशन, ब्लड साल्वेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पोर्शन जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है। तो आज के हमारे कंटेंट होंगे, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कॉम्पैक्टेबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि ब्लड है किसके साथ, किस ग्रुप के साथ कॉम्पैटिबल है, ताकि हम उसको इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को हम नहीं दे सकते, वो सारा हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन पढ़ेंगे हम ब्लड डोनर और रिसिपिएंट कि ब्लड के डोनर और रिसिपिएंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे वो एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कौन से ग्रुप का ब्लड है वो रिसीव कर सकता है, ले सकता है। नेक्स्ट वन पढ़ेंगे इन्फ्यूजन पम्प, जो कि मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इन्फ्यूजन पम्प एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम प्रॉपरली कैलकुलेट अमाउंट में हम जो भी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स हमें इंट्रावीनियसली इन्फ्यूज़ करने होते हैं, उनको प्रॉपर कैलकुलेट अमाउंट में हम उनको इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड वार्मर्स कि ब्लड वार्मर्स है तो ब्लड बैंक में क्या होता है, नॉर्मली ब्लड को स्टोर रखने के लिए क्या किया जाता है, उनको फ्रिज में रखा जाता है। तो नॉर्मली जो भी ब्लड बैंक से रिलीज होता है ब्लड, तो तुरंत उस ब्लड को हम पेशेंट में ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ठंडा ब्लड अगर हम करेंगे तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, ब्लड को थोड़ा वार्म करते हैं। तो ब्लड वार्मर्स का यूज किया जाता है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं, कॉम्पैटिबिलिटी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, कॉम्पैटिबिलिटी क्या चीज़ होती है। द पेशेंट ब्लड सैंपल आर ड्रॉ एंड लेबल एट द पेशेंट बेड साइड एट द टाइम ऑफ ब्लड सैंपल आर ड्रॉ। जब भी हम पेशेंट की कॉम्पैटिबिलिटी के लिए सैंपल को ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, पेशेंट का जब भी हम ब्लड सैंपल लेंगे तो हमें ब्लड सैंपल को क्या करना है, लेबल करना है। कहाँ करना है, जैसे ही आपने पेशेंट का ब्लड निकाला और पेशेंट के बेड साइड में हमें क्या कर देना है, उसको लेबल कर देना है, ताकि एरर होने के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। और एट द टाइम कब करना है, जब हमने सैंपल निकाला है तो हमें तुरंत सैंपल लेते ही पेशेंट की एट द बेड साइड पे ही हमें क्या करना है, जो भी सैंपल हमने लिया है उस सैंपल को हमें क्या करना है, लेबल कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है द पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टेट हिज और हर नेम विच इज़ कंपेयर्ड विद द नेम ऑन पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बैंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट करनी है। अगर गलती से किसी दूसरे पेशेंट का ब्लड चला गया कॉम्पैटिबिलिटी के लिए और मान लीजिए वो कॉम्पैटिबल आ गया और जिस पेशेंट का भेजना था उस पेशेंट का ब्लड है वो कॉम्पैटिबल नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, सैंपल में एरर होने की वजह से हमने क्या कर दिया, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया। और ये ट्रांसफ्यूज होने की वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट को रिएक्शंस हो सकते हैं, जो कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेशेंट को बोलना है कि आपका नाम बताइए। नाम पूछेंगे पेशेंट को, जैसे ही पेशेंट अपना नाम बताएगा हमें उस नाम को कंफर्म करना है। कहाँ से, एक तो पेशेंट के रिकॉर्ड के साथ हमें कंफर्म करना है, साथ के साथ पेशेंट के हाथ पे जो आइडेंटिफिकेशन बैंड बांधा जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वहाँ से हमें उसको कंफर्म करना है। नेक्स्ट वन है द रिसिपिएंट्स ABO टाइप एंड RS टाइप आर आइडेंटिफाई। ये ब्लड ग्रुपिंग और RH फैक्टर का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम फिजियोलॉजी का पार्ट होता है। नॉर्मली हम यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। द रिसिपिएंट्स ABO टाइप ब्लड ग्रुप कौन सा है और उसका RH टाइप कौन सा है, RS नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है, AB नेगेटिव है, या O पॉजिटिव या O नेगेटिव है, उसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर सबसे पहली लाइन में हमने क्या पढ़ा कि हम पेशेंट का सैंपल लेंगे कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो कोई भी जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र करने से पहले हमें क्या करना है, हर बार पेशेंट के
ABO टाइप और RS टाइप को हमें आइडेंटिफाई करना है ताकि एरर के चांसेस कम हो सके, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइफ सेविंग प्रोसीजर। अगर इसमें हल्की सी भी चूक होती है तो हो सकता है कि पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, एनाफेलिटिक रिएक्शन हो, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तो उनकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट की जान जा सकती है। नेक्स्ट वन है एंटीबॉडी स्क्रीनिंग इज डन टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अदर देन एंटी ए एंड एंटी बी। जो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग होती है उसको वो हमें करनी है, वो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करवानी है, ठीक है, हर बार हमें एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करवानी है ताकि हमें क्या पता चले कि पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडी ए और एंटी बी के अलावा भी कोई दूसरा एंटीबॉडी तो नहीं है, ठीक है। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करवानी है। क्यों एंटीबॉडी स्क्रीनिंग क्यों करवानी है? टू डिटरमाइन द एंटीबॉडीज अदर देन एंटी ए एंड एंटी बी। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के अलावा भी कोई दूसरा एंटीबॉडी तो नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग है वो करवानी है। नेक्स्ट वन है टू डिटरमाइन कॉम्पेटिबिलिटी क्रॉस मैचिंग शुड बी डन। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, क्रॉस मैचिंग करवानी है ताकि हमें एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो सके कि पेशेंट को कौन सा ब्लड हमें ट्रांसफ्यूज करना है जिससे हम पेशेंट की लाइफ को बचा सकें। नेक्स्ट वन है द यूनिवर्सल आरबीसी डोनर। द यूनिवर्सल आरबीसी डोनर इज ओ नेगेटिव। हम सबको पता है कि सर्वदाता, सर्वग्राही और सर्वदाता, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? ओ नेगेटिव, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होगा? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है और O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है ब्लड ग्रुप O नेगेटिव वाला पर्सन किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को हमेशा ब्लड डोनेट कर सकता है, और ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव वाला पर्सन को किसी भी दूसरे पर्सन से, किसी भी दूसरे ग्रुप का ब्लड है वो ले सकता है, उसमें कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट वन है पेशेंट हु आर RH पॉजिटिव कैन रिसीव RBC ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन RH नेगेटिव डोनर इफ नेसेसरी। RH पॉजिटिव से लास्ट में बताया गया है कि RH पॉजिटिव का जो पेशेंट है वो RBC ट्रांसफ्यूज ले सकता है, मतलब PRBC ले सकता है किसी RH नेगेटिव डोनर से, लेकिन कब? जब ज़रूरत हो तभी। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होने के चांसेस रहते हैं, तो इस कंडीशन में हमें कहना है जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तभी हम RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव की RBC है वो लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्रॉस मैचिंग करके पता लगाते हैं कि RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, और उसकी वजह उसी के अकॉर्डिंग जो भी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के अकॉर्डिंग पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप या जो ब्लड टाइप आता है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है बट एन RH नेगेटिव क्लाइंट शुड नॉट रिसीव RH पॉजिटिव। एक RH नेगेटिव वाला पेशेंट है वो कभी भी RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, ठीक है। उसमें ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन है वो तुरंत हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में बहुत ही रेयर चांसेस है कि हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है नोट इंपॉर्टेंट पार्ट, द डोनर ब्लड एंड द रिसिपिएंट ब्लड मस्ट बी टेस्टेड फॉर compatibility. If the blood is not compatible, a life-threatening transfusion reaction can occur. हमेशा याद रखना है, एज ए नर्स हमारी सबसे प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि जब तक हम कि दोनों जो ब्लड डोनर और ब्लड रिसिपिएंट है दोनों के क्रॉस मैचिंग नहीं हो जाती, ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, चाहे कितनी भी सीरियस कंडीशन क्यों ना हो। क्योंकि अगर गलती से भी अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया तो पेशेंट की जान जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नर्स हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि द डोनर ब्लड एंड द रिसिपिएंट ब्लड मस्ट बी टेस्टेड फॉर कॉम्पेटिबिलिटी। जो डोनर का ब्लड है और रिसिपिएंट का जो ब्लड है उसे हमें क्या करना है, कॉम्पेटिबिलिटी के लिए टेस्ट करना है, ठीक है। विदाउट कॉम्पेटिबिलिटी हमें क्या करना है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। अगर गलती से किया गया तो क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शंस हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमें कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट्स आने के बाद ही हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। नेक्स्ट है ब्लड डोनर एंड रिसिपिएंट चार्ट। कौन से ब्लड ग्रुप का पर्सन कौन से ब्लड ग्रुप के पर्सन से ब्लड है वो ले सकता है, कौन से को दे सकता है, देखते हैं। रिसिपिएंट अगर
ओ ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है तो वो ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, ठीक है। ब्लड डोनर ओ ब्लड ग्रुप का ही ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन ही उसे डोनेट कर सकता है। ए बी और ए बी वाले उसे डोनेट नहीं कर सकते। अगर किसी ए ब्लड टाइप ए वाले को ब्लड की ज़रूरत है तो उसके लिए ब्लड डोनर, सुटेबल ब्लड डोनर कौन कौन से होंगे? ओ सुटेबल डोनर है क्योंकि ओ क्या है? सर्वर। ओ नेगेटिव क्या है? सर्वर दाता। ओ नेगेटिव या ओ वाला उसको दे सकता है और ए वाले को ए वाला दे सकता है। ए वाले को बी वाला नहीं दे सकता और ए बी वाले नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर बी के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे, तो ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बी में तो बी के एंटीबॉडी होने ही होने, ठीक है। ए के एंटीबॉडी, बी के नहीं ए के एंटीबॉडी होंगे जो ए के खिलाफ एंटीबॉडी बना देंगे, और इसमें भी ए के एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये दोनों ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट ए वाले को ब्लड नहीं डोनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है, अगर रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बी है तो उसको कौन कौन दे सकता है? तो देखिए, उसको ब्लड ग्रुप ओ दे सकता है। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप ए वाला नहीं दे सकता, ब्लड ग्रुप बी वाला दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ बी वाले को, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप बी वाले ही ब्लड ग्रुप बी वाले ही उसको डोनेट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए और ए बी वाले डोनेट नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन देखते हैं, ए बी। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप टाइप क्या है, ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो उसको कौन कौन डोनेट कर सकता है? देखते हैं कि उसको ओ भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ए बी वाला भी उसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ए बी क्या है? सर्वग्राही, और ओ वाला क्या होता है? सर्वदाता, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही कॉमन साइंस का क्वेश्चन होता है ये, तो इसलिए हमें ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास को लेकर। इन्फ्यूजन पम्प, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्फ्यूजन पम्प्स। इन्फ्यूजन पम्प्स का हम देखते हैं कि इन्फ्यूजन पम्प्स को किसी भी मेडिकेशन को पर्टिकुलर रेट या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से या पर्टिकुलर फ्लो रेट से एडमिनिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्फ्यूजन पम्प्स का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हमें क्या, ब्लड भी एक बहुत ही लाइफ रिटेनिंग या लाइफ सेविंग मेडिसिन है, लाइफ सेविंग फ्लूइड होता है, जिसको हमें क्या करना होता है? पर्टिकुलर रेट और पर्टिकुलर फ्लो रेट से एडमिनिस्टर करना होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी ब्लड होता है, ब्लड या ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम एडमिनिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्फ्यूजन पम्प्स का यूज़ करते हैं। देखिए फर्स्ट वन पॉइंट, इन्फ्यूजन पम्प्स में बी यूज टू एडमिनिस्टर द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। इन्फ्यूजन पम्प्स का यूज किया जाता है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है? ब्लड का आरबीसी हो गया, आरबीसी और ब्लड के कंपोनेंट्स हो सकता है पीआरबीसी एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट दे रहे हैं, प्लेटलेट्स दे रहे हैं, प्रेस फ्रोजन प्लाज्मा दे रहे हैं पेशेंट को, या कोई क्रायो प्रेसिपिटेट हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो उन सबको एडमिनिस्टर करने के लिए हमें क्या करना है? इन्फ्यूजन पंप का हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक कांस्टेंट फ्लो रेट के साथ हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकें। नेक्स्ट वन पॉइंट, स्पेशल इंट्रावेनस ट्यूबिंग्स इज यूज स्पेशली फॉर ब्लड प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट द हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। जब भी हम इन्फ्यूजन पंप के थ्रू पेशेंट को ब्लड या ब्लड का कोई भी कंपोनेंट या ब्लड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है? एक स्पेशल टाइप की इंट्रावेनस ट्यूबिंग्स होती है, जो कि ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए ही स्पेशली अवेलेबल होती है, बनाई जाती है। उनका ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि उनका यूज़ नहीं करेंगे तो जो अगर हम आईवी सेट का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है कि रेड ब्लड सेल्स का क्या हो जाए, वहाँ पे हीमोलाइसिस हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो उसकी वजह से हमारा हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसका वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हमें उस आरबीसी के हीमोलाइसिस को, रेड ब्लड सेल्स के हीमोलाइसिस को या ब्लड कंपोनेंट को इंटैक्ट रखने के लिए हमें क्या करना है? जो भी स्पेशल टाइप की ट्यूबिंग जो कि ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए बनी है, उन्हीं का हमें यूज़ करना है और उन्हीं के थ्रू हम एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट वन है, स्पेशल मैनुअल प्रेशर कप डिज़ाइन फॉर ब्लड प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्रीज द फ्लो रेट। नॉर्मली क्या होता है, हम आईसीयू के अंदर या फिर ओटी के अंदर हम ये देखते हैं कि एक प्रेशर कप आते हैं, स्पेशली प्रेशर कप आते हैं, जिनका यूज़ करके हम क्या करते हैं? जो भी फ्लूइड दे रहे हैं, आरएल डीएनएस, ठीक है, डेक्स्ट्रो, जो भी हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, उसको प्रेशर के साथ हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ब्लड के लिए भी, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, ब्लड बैग को प्रेशर के साथ एडमिनिस्टर करने के लिए भी क्या होता है? स्पेशल टाइप के प्रेशर कप्स आते हैं, डिज़ाइन होते हैं, जो ब्लड प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्टर करने के काम आते हैं, और उन्हीं का यूज़ ही हमें करना है। जो स्पेशल टाइप के, जो कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को
एडमिनिस्टर करने में मदद करते हैं। उनके प्रेशर कप होते हैं, उन्हीं प्रेशर स्पेशल जो प्रेशर कप होते हैं उन्हीं का हमें यूज़ करना है, ताकि उन्हीं का यूज़ करना है। अगर हमें स्पीड से या फिर फ्लो रेट को बढ़ा करके हमें कोई भी ब्लड प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर करना है, तो हमें क्या करना है, स्पेशल टाइप के जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर करने में जो प्रेशर कफ काम में लेने, उन्हीं का हमें काम में लेना है। नॉर्मली देखिए नोट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड स्पेग्मोमेनोमीटर कफ आर नॉट टू बी यूज टू इंक्रीज द फ्लो रेट बिकॉज दे डू नॉट अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर अगेंस्ट ऑल पार्ट ऑफ द ब्लड बैग। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए सीरियस कंडीशन है और हम क्या कर देते हैं, जो भी बीपी का कफ होता है जो कि हम आम पे बांधते हैं, आम पर बांधा जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। और अगर उसी कप को हम ब्लड बैग के ऊपर अप्लाई करके और उसी से हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है। जो स्पेग्मोमेनोमीटर या अपना जो बीपी ऑपरेटस आता है उसका जो कप होता है, उसको हमें कभी भी ब्लड बैग के ऊपर अप्लाई करके प्रेशर से फ्लो रेट इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि जो स्पेग्मोमेनोमीटर का जो कप होता है वो ब्लड बैग के ऊपर एक यूनिफॉर्म प्रेशर, चारों तरफ से बराबर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हो सकता है आप प्रेशर लगाते हैं एक साइड से कम या एक साइड से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, हो सकता है आपका ब्लड बैग है वो फट जाए और आपका पूरा ब्लड है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या कंटामिनेटेड हो जाए। तो हमें क्या करना है, जो स्पेशल टाइप की जो ब्लड बैग को प्रेशर कप होते हैं, जो ब्लड बैग के जो स्पेशल टाइप के डिज़ाइन प्रेशर कप होते हैं, उन्हीं का हमें यूज़ करना है, ठीक है। नॉर्मली जो स्पेग्मोमेनोमीटर वाले कप हैं उनका हमें यूज़ नहीं करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन है ब्लड वार्मर्स। नॉर्मली हम देखते हैं ब्लड वार्मर्स का यूज़ किया जाता है ताकि ब्लड को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जा सके और उसके बाद उसे एडमिनिस्टर किया जा सके। मान लीजिए अगर ब्लड बैंक ने रिलीज़ किया, उस टाइम पे ब्लड का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। अगर आप पेशेंट को वही ब्लड लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, हो सकता है पेशेंट है वो हाइपोथर्मिया में चला जाए, पेशेंट को चिल्स है, कपकपी है उसकी, कपकपी है वो क्या हो सकती है, अकर हो सकती है, हो सकता है कि कोई ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शंस हो जाएं। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, ब्लड को बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसी पे हमें पेशेंट को ब्लड वो ट्रांसफ्यूज करना होता है। तो उस ब्लड बैग के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड वार्मर्स का यूज़ करते हैं। देखिए फर्स्ट वन पॉइंट, ब्लड वार्मर में बी यूज टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया एंड एडवर्स रिएक्शन व्हेन सेवरल यूनिट ऑफ ब्लड आर बीइंग एडमिनिस्टर। मान लीजिए किसी पेशेंट को 4 से 5 यूनिट, मतलब मोर देन 2 यूनिट अगर किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, पेशेंट को जो ब्लड दे रहे हैं उसमें हमें क्या करना होगा, उसका जो टेम्परेचर है, ब्लड बैंक से रिलीज हुआ उसका टेम्परेचर कम था, लेकिन हम अगर कम टेम्परेचर पे उसको एडमिनिस्टर करेंगे, अगर उसे ठंडा ही एडमिनिस्टर कोल्ड ही उसको अगर एडमिनिस्टर कर देंगे पेशेंट को, उसको आईवी दे देंगे, तो कैसा हो सकता है कि पेशेंट में हाइपोथर्मिया या कोई भी एडवर्स रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, ब्लड वार्मर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है, इफ़ ब्लड वार्मिंग इज़ नेसेसरी, अगर ब्लड को वार्म करना ज़रूरी है तो ही, वरना नहीं यूज़ करना है। कि ऐसा नहीं है कि हर ब्लड को हमें ब्लड वार्मर में रख के नॉर्मलाइज करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर ज़रूरत है, नेसेसरी है, किसी पेशेंट को मल्टीपल यूनिट्स है वो ट्रांसफ्यूज होने, उस कंडीशन में हमें ब्लड वार्मर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना है, इफ़ ब्लड वार्मिंग इज़ नेसेसरी यूज़ ओनली स्पेशल डिज़ाइन वार्मिंग डिवाइस दैट आर अप्रूव्ड फॉर वार्मिंग द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। हमें क्या, जो भी ब्लड को वार्म करने के लिए जो स्पेशल टाइप के जो ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस जो डिज़ाइन की गई हैं, जो अप्रूव्ड हैं, ठीक है, जो अप्रूव्ड है अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के द्वारा जो अप्रूव्ड है, उन्हीं के अंदर हमें क्या करना है, ब्लड को वार्म करना है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है, वार्म करना है। ऐसा नहीं कि हम माइक्रोवेव ओवन में रख रहे हैं या किसी उबलते हुए पानी की बाल्टी में हम डाल करके ब्लड को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ऐसा हमें कभी नहीं करना है। नेक्स्ट वन है, डू नॉट वार्म ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट इन एन माइक्रोवेव ओवन और इन हॉट वाटर। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें ब्लड को वार्म करना है तो हमें कभी भी ब्लड को माइक्रोवेव ओवन में नहीं रखना है, और ना ही हमें क्या करना है, हॉट वाटर के अंदर हमें ब्लड है उसको रखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ब्लड को आप वार्म करने के लिए ब्लड बैग को आप क्या कर देते हैं, एज ए नर्स हम ब्लड बैग को क्या करें, माइक्रोवेव, कभी नहीं रखना है, कभी भी माइक्रोवेव में नहीं रखना है, और कभी भी हॉट वाटर के अंदर हमें नहीं रखना है। जब भी हमें जब भी हमें ब्लड को वार्म करने की ज़रूरत है, तो हमें क्या करना है, जो स्पेशली डिज़ाइन जो ब्लड को वार्म करने के लिए जो डिज़ाइन वार्मर्स हैं, वो हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी में अवेलेबल होंगे, उन्हीं में हमें ब्लड को वार्म करना है। थैंक यू। अगर कंटेंट आपको अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
आगे के जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।